Very good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the basic components of the genetic material, that is DNA and RNA. कि जो DNA है उसका हमने जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, लाइक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड इवन फॉस्फोरिक एसिड, द फॉस्फेट ग्रुप. तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस हैं, वो पेंटोज शुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो पेंटोज शुगर है वो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप के साथ डायस्टर बॉन्ड्स के साथ जुड़ी हुई होती है एट द थर्ड एंड द फिफ्थ पोजीशन. कि जो शुगर का जो फिफ्थ पोजीशन है, 1 2 सॉरी जो नाइट्रोजन बेस होगा वो यहाँ पे जुड़ गया फर्स्ट पोजीशन पे. सेकंड पोजीशन रिमेनिंग, थर्ड पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, फोर्थ पे कार्बन, एंड द फिफ्थ कार्बन है दिस वन, यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप. तो यहाँ पे 3 वैकेंसी जो है वो फिलअप होती हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. जो फर्स्ट वन है वो सभी केस में क्या है, न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइन. एंड एट द थर्ड पोजीशन ए फॉस्फेट ग्रुप एंड ए फिफ्थ पोजीशन अंडर फॉस्फेट ग्रुप. अब फॉस्फेट ग्रुप का काम होता है 2 पेंटोज शुगर को बाइंड करके रखना. ठीक है, 2 पेंटोज शुगर जो है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज जो है, पेंटोज शुगर उसको बाइंड करके रखेगा. और पेंटोज शुगर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एडनिन एंड थाइमिन. कि जो एडनिन और थाइमिन है वो जुड़े हुए होते हैं. तो बेसिकली 2 पेंटोज शुगर किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप से, एट द पोजीशन फिफ्थ एंड थर्ड. देखो इस वाले में जो वैकेंसी ओपन है या अवेलेबल है वो थर्ड पोजीशन पे है. यहाँ जो वैकेंसी अवेलेबल होगी वो फिफ्थ पोजीशन पे है. तो डीएनए की जो लेंथ हो जाएगी, कि जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी 3. इस केस में ये डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. जब अनदर स्ट्रैंड आएगा, जो कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड जो इसका अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड. तो इस तरह से डायरेक्शन क्या होती हैं, अपोजिट्स होती हैं. और अपोजिट होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होंगे. और जैसे जैसे चेंज बढ़ती जाएगी डायरेक्शन सेम यही रहेगी दोनों केस में. अब देखो यहाँ जो बाइंडिंग है उसमें एक रूल फॉलो होता है कि 1 प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विद अनदर पायरिमिडीन. कि एक प्यूरिन है, 2 प्यूरिन एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, और ना ही 2 पायरिमिडीन. क्या रहेगा, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन. देखो हम देखें ए एंड जी, ये दोनों क्या हैं, प्यूरिन्स हैं. जो एडेनिन और ग्वानोसाइन जो है वो क्या है, प्यूरिन्स हैं. सो उस केस में क्या होगा कि अगर ये दोनों देखो डबल रिंग है, जब हम फर्दर डीएनए का जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो लेंथ होती है जो विड्थ होती है डीएनए की, वो यूनिवर्सल होती है, वो फिक्स होती है. ठीक है, इट्स नियरली 20 एंगस्ट्रॉम के नियरली होती है ये. तो वो फिक्स कैसे रहती है, देखो. और हम एक साथ 2 डबल रिंग स्ट्रक्चर लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ए मान लो इतना पोर्शन उन्होंने कवर कर लिया, 2 डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये ले लिया हमने प्यूरिन्स. अब हम पायरिमिडीन लेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा विड्थ का होगा, फिर नैरो हो जाएगा, फिर विड्थ बढ़ जाएगी. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सो बेसिकली क्या होगा, 1 प्यूरिन एंड 1 पायरिमिडीन की एक डबल रिंग स्ट्रक्चर, फिर एक सिंगल. ऐसे जब अपोजिट डायरेक्शन आएगी, प्राइम एंड चेंज होंगे तो वही सेम रहेगा. तो जो विड्थ होगी डीएनए की वो ऑलवेज एज इट इज़ रहेगी. तो इसके लिए क्या होता है, 1 पायरिमिडीन बाइंड विद
1 प्यूरिन। और यहाँ पे रेशो क्या होता है कि एडेनिन प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडिन, कि जितने प्यूरिन्स की अमाउंट है उतना ही पायरिमिडिन होगा। अगर हम एक 100% का रेशो लेके चलें, सपोज करके मान लो 100% वहाँ पर बेस पेयर्स हैं, तो उसमें से 50:50 ये रहेगा। सॉरी फॉर दैट, कि जो थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ। जो प्यूरिन्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। जितने प्यूरिन्स होंगे वो इक्वल मिलेंगे, और साइटोसिन जो होंगे वो इक्वल जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन का जो रेशियो है इसमें, जैसे एडमिन और थाइमिन को अगर हम यहाँ देख रहे हैं, तो इनका जो रेशियो, जितने एडनिन है उतने ही थाइमिन है, जितने साइटोसिन है उतने ही ग्वानिन है। अगर हमें इनमें से किसी एक का भी दिया हुआ हो तो हम अनदर का काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ बेस पेयर का जो रेशियो है वो इक्वल रहता है। अब यहाँ एक कंडीशन है, देखो ये बात तो थी डीएनए में क्या है कि 1 and 5 प्राइम, अनदर 3 प्राइम, ये डबल बैंड्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानाइन। एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा। लेकिन ये चेन जुड़ेगी कैसे? तो क्या होता है कि जो पेंटोज शुगर होती है, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको शुगर और फॉस्फेट है वो बाइंड करके रखेगी। इन केस ऑफ आरएनए, एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप। देखो मैंने बताया कि पेंटोज शुगर में जो सेकंड पोजीशन होती है, जो पेंटोज शुगर थी उसमें सेकंड पोजीशन, ये हमने पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ये 1 2 3 4 5 कार्बन। तो हमें पता था कि फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप होता है, सेकंड वाले में ओनली H and H होते हैं। ये केस था डीएनए में डीऑक्सी होने के बाद। लेकिन आरएनए में अंदर क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए वो क्या होता है राइबोज शुगर, नॉट डीऑक्सी। डीऑक्सी कब होगा, जब यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। और जब यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होगा सेकंड पोजीशन पे, तो इट मीन्स इट्स आरएनए। आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। यहाँ पर क्या एक्चुअली क्या होता है, थाइमिन का ही एक अनदर केमिकल नेम है, दैट इज यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो थाइमिन को रिप्लेस कर देगा आरएनए के अंदर। तो आरएनए के अंदर क्या हो जाएगा, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। ग्वानिन, साइटोसिन, कुछ भी हम इनको ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि टी इज रिप्लेस बाई यू, कि जो थाइमिन है वो रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से। हमने ये तो जनरल कैरेक्टर हैं अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन बेस पेयर, बट हाउ दीज नाइट्रोजन बेस पेयर्स आर अरेंज इन स्ट्रक्चर, कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंसेस है, जो मिशर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1869 में आइडेंटिफाई किया कि भाई न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। लेकिन वो पॉलीमर चेन को इंटैक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ उस टाइम लिमिटेशंस थी टेक्नोलॉजी की। तो ऐसा ही जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो एज इट इज़ रहा, कि जो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन in 1953, it was only 1950 that James Watson and Francis Crick, दो साइंटिस्ट थे, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, कि जो मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डाटा दिया था न्यूक्लियोटाइड बेसिस का और द जेनेटिक मटेरियल का, उसके बिहाफ पर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं, उन्होंने एक
मॉडल पोस्टुलेट किया, प्रपोज ए वेरी सिंपल, सबसे सिंपल मॉडल किन्होंने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने एक्सरे की हेल्प से जो स्टडी की हुई थी पहले टाइम पे, उसी को दोबारा से यूज किया। सिंपल बट फेमस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो पोस्टुलेट किया था, वो उसके बारे में जो डिटेल स्ट्रक्चर था वो किन्होंने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने इन 1953। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी जो इवोल्यूशन हो कैसे हुआ। कि जेडी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक फर्स्ट प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953, कि जो फर्स्ट मॉडल था वो 1953 में आया। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, कि वाटसन और क्रिक के मॉडल में ऐसा क्या था, कि उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए, क्या कंडीशंस थी डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, कैसे बनता है। तो उसके बारे में क्या था, द डीएनए कंटेन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्ट्रैंड, कि 2 स्ट्रैंड होते हैं, यानी डबल हेलिकल इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। कोइल्ड टुगेदर इन हेलिकल मैनर, वो एक दूसरे के साथ कोइल हैं इन द हेलिकल मैनर, सो दे गिव्स अ नेम a double helical structure of the DNA. The structure of DNA is follow, कि जेडी वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, गाइडलाइंस क्या थी। फर्स्ट, डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, कि डीएनए क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और 2 डिफरेंट स्ट्रैंड हैं। शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स इट्स बैकबोन, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन की वजह से जुड़े हुए हैं, कि जो डीएनए की बैकबोन जो है वो किसकी बनी होगी, शुगर एंड फॉस्फेट की। द बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, कि जो बेस होते हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, स्ट्रैंड जो है उनके 2 स्ट्रैंड्स के बीच में वो प्रेजेंट होंगे। 2 strands are coiled each other and arranged anti-parallelly, कि वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, जो मैंने बताया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बट इन पैरेलल कंडीशंस कोइल्ड ईच अदर, और वो किस कंडीशन में एक दूसरे के साथ कोइल करते हुए उन्होंने कोइल फॉर्मेशन कर रखी है, हेलिकल फॉर्मेशन। लाइक इफ वन स्ट्रैंड हैज़ 5 to 3 थर्ड एंड द अदर हैज़ 3rd to 5th इन डायरेक्शन, की 2 डायरेक्शन है, 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वो अकॉर्डिंग है, देखो जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो एक 5th कार्बन पे चांसेस है अनदर नाइट्रोजन बेस जुड़ने के, और एक है 3rd पोजीशन पे कार्बन पे। तो इस वजह से जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहती है, सो कॉल्ड एंटी पैरेलली। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैव ए कॉमन डायमीटर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं अभी बता रहा था आपको, कि 1 प्यूरिन के साथ 1 पाइमेरिन क्यों बाइंड होता है, 2 प्यूरिन एक साथ बाइंड क्यों नहीं होते, वो इसलिए है कि 1 डबल रिंग 1 सिंगल, टोटल अगर हम सपोज के 3 रिंग्स हो गई। अनदर में भी क्या होगा, 1 डबल एंड 1 सिंगल 3। अगर हम प्यूरिन्स लेंगे तो 2 + 2 4 रिंग हो जाएंगी, तो विड्थ बढ़ जाएगी। जब हम बात करेंगे पायरिमिडीन की, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो वहाँ सिर्फ 2 रिंग्स हो जाएंगी। तो इस तरह क्या होगा कि डायमीटर है वो इक्वल नहीं रहेगा, यूनिक नहीं रहेगा। सो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव द कॉमन डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो डायमीटर यूनिक रहता है, एक कॉमन डायमीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स होता है इक्वल टू 10 to power -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to power -10 meter, or we can say 1/10 billionth of the meter, 0.1 nanometer or 100 picometer, and symbol is a
एज द नेम ऑफ बाय द, ये एक स्वीडिश लेटर है, स्वीडिश अल्फ़ाबेट, उससे इसको डिनोट किया जाएगा। सो यहाँ पे जो डीएनए की जो विड्थ हो गई वो कितनी हो गई, यूनिक विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विद थाइमिन, कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड होगा, थाइमिन के साथ, कि एडेनाइन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन ऑफ अनदर स्ट्रैंड, कि एक स्ट्रैंड पे जो एडेनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन से बाइंड करेगा बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा, कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरह जुड़े होंगे। ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विद साइटोसिन ऑफ अनदर स्ट्रैंड, अब जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स द डिफरेंस। ये डिफरेंस है कि एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे और साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल एच बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहाँ 3 बॉन्डिंग हुई है अभी तक। फर्स्ट है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ए नाइट्रोजनस बेस एंड ए पेंटोज शुगर। सेकंड है फोस्फेट ग्रुप जहाँ जुड़ रहा है 3 और 5th पोजीशन पे, दैट इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप की हैं, डबल एंड ट्रिपल। डबल होगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में, और जो ट्रिपल है वो होगा साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में। ग्वानिन एंड वन स्ट्रैंड पेयर विद साइटोसिन ऑफ अनदर स्ट्रैंड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वाइस वर्सा, के अपोजिट है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, नहीं, थाइमिन भी एडेनिन के साथ जुड़ सकता है। मीन्स वी कैन से कि हम दोनों कंडीशन लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड टी एंड टी डबल बॉन्ड ए, सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जी एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो ये अपोजिट भी फिक्स नहीं है कि भैया एडेनिन पहले आएगा, नहीं, दोनों कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। कोई भी जो भी नाइट्रोजन बेस है वो पहले आ सकता है। सो द नेक्स्ट गाइडलाइंस आर गिवन बाय द जेडी वॉटसन एंड क्रिक बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब है कि वन स्ट्रैंड में जो बेस पेयर होंगे उनके अपोजिट ही कहाँ पे होंगे, अनदर स्ट्रैंड पे, क्योंकि जो डायमीटर है उसको बैलेंस रखना है। अगर हम सपोज करें कि वन स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मान लो ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, फिर 5 प्राइम से शुरू हो रहा है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन 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 एडेनिन, तो ये एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो नेक्स्ट स्ट्रैंड होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, कि थाइमिन जहाँ पर है उसकी जगह उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है दैट इज एडेनिन की जगह थाइमिन आ जाएगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन। तो इस तरह क्या होगा, सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। उस कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अपोजिट, यानी जो एडेनिन के साथ अगर थाइमिन बाइंड करता है तो जहाँ पे ए है नेक्स्ट स्ट्रैंड पे वहाँ टी आ जाएगा। द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ट्विस्टेड ईच अदर, जो तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है, कोइल्ड है एट द डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम, की जो कोइलिंग है, वन कोइलिंग, उसका जो उसकी जो लेंथ है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। और बेसिकली जनरली क्या होता है कि एक ट्विस्ट के अंदर देखो ऐसे वो डीएनए स्ट्रैंड है वो इस तरह एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं। तो जो 360 डिग्री का जो वन ट्विस्टेड जो है, ये इस तरह की ट्विस्ट जो है उसको कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 34, और एक ट्विस्ट में बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर हो गए। तो अब देखो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन 2 बेस पेयर, अगर हम देखें कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितना दूर है तो क्या हो जाएगा, 10th का डिस्टेंस है 34, एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 10, यह आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स आर 3.4 एंगस्ट्रॉम, कि टोटल 34 है और एक ट्विस्ट में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। These are the diagrammatic presentation of the DNA structure.
दे आर द टू स्ट्रैंड, फर्स्ट स्ट्रैंड एंड सेकेंड। देखो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, ये 5 to 3 प्राइम, ये 5 to 3 प्राइम, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। और देखो यहाँ पे क्या है, ग्वानिन बाइंड विद साइटोसिन, एडेनिन बाइंड विद थाइमिन, कि जितना भी लेंथ बढ़ जाए इससे डीएनए स्ट्रक्चर की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, हमेशा जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिवर्सल है, कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन, की जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा, थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, और जो साइटोसिन है वो ऑलवेज बाइंड करेगा ग्वानोसाइन के साथ, सॉरी ग्वानिन के साथ। देखो अब हम ये तो हमने सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ा कि टू स्ट्रैंड्स ऐसे जुड़े होते हैं। एक्चुअल क्या है, डबल हेलिकल, कि जो हेलिकल फॉर्म है, दिस इज द हेलिकल फॉर्म्स, कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, और पैरेलल चलने की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। तो डिस्टेंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम, कि 20 एंगस्ट्रॉम है। ये जो स्ट्रैंड है वो किसका बना हुआ है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन की वजह से। अब देखो यहाँ दो जब ट्विस्ट करेगी, कोयलिंग होगी, तो वहाँ ग्रूव्स बनते हैं। दिस वन की जो दिस वन, ये लार्ज ग्रूव्स हैं, एंड दिस वन ये स्मॉलर ग्रूव्स हैं, कि जो ग्रूव्स बनेंगी वो दो बनेंगी, वन लार्ज एंड वन स्मॉल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन ट्विस्टेड, कि जो वन ट्विस्ट, देखो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ऐसे आ जाएगा। अगर इसको हम अनबाइंड करेंगे तो ये एक 360 डिग्री एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो एक ट्विस्ट जो कंप्लीट है, कॉइलिंग जो है वो कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3.4 नैनोमीटर, या वी कैन से 34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि देखो 0.1 नैनोमीटर 0.01 होता है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, यानी 34 एंगस्ट्रॉम। और दो बेस पेयर की जो चेन है, चेन में जो दो बेस पेयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30.4 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो इस तरह से जुड़े होते हैं 5 प्राइम, फिर कॉइलिंग ये ट्विस्टेड है, कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसकी डायरेक्शन ये है ट्विस्ट होने की, अंडरस्टैंड की ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन भी हो गई। और इस तरह से ये जो है, देखो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे साइटोसिन और थाइमिन का साइज इक्वल है, और सी और ए का साइज इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो हैं प्यूरिन्स हैं और ये पायरिमिडिन्स, ये दोनों इस तरह से बाइंड है कि हमेशा जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम की। जो डायमीटर है रोटेशन का, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, वो हमेशा क्या रहे, 20 एंगस्ट्रॉम फिक्स। ये इस तरह का ये 3D स्ट्रक्चर है। फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जुड़े हुए होते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। दिस इज मेजर ग्रुप, दिस इज माइनर ग्रुप, और बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या है, बेसिस। So this is all about the structure of the double helical structure. In next lecture we will discuss about some rules, कि how the base pairs are joined, how the percentage of the base pairs are counted, कि कितने हैं, how to calculate the length of the DNA, and how the calculate how many base pairs are there into a given डीएनए डाटा, की डीएनए की लेंथ दी हुई है, उसमें से कितने बेस पेयर हमें काउंट करने हैं, इतने डिस्टेंस में कितने बेस पेयर आएंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो उसमें कितने बेस पेयर आएंगे, हमें पता है कि 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 बेस पेयर आते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 20 बेस पेयर हैं तो डीएनए की लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या हो जाएगी, 3.4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो नियरली 6.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।